हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 NCERT सामाजिक विज्ञान है, उसका अध्याय नंबर 2 था हमारा भारत में राष्ट्रवाद। ये हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। कि कौन सा आंदोलन हमारा चल रहा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है वो हम डिस्कशन कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन है किसके कारण शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, वो होती है खिलाफत आंदोलन के साथ। खिलाफत आंदोलन है ये शुरू होता है, उसके बाद हमारा एक असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा जी? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की जाती है। असहयोग आंदोलन है कौन से अधिवेशन में पारित होता है? वो होता है कानपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित होता है। आज हम देखेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या है। कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कौन सा आंदोलन है जी? हमारा असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा HSSC CAT एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जनवरी 1921 में शुरुआत हुई है असहयोग खिलाफत आंदोलन की। असहयोग खिलाफत आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, ये भावनाएं थी, सोच थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अर्थ अलग अलग थे। एक स्वराज की स्थापना करना तो उन्होंने बात मान ली, हम एक स्वराज की स्थापना करेंगे, परंतु जो उनके अर्थ थे वो अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन कैसे शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन हम डिस्कशन कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन कौन सा आंदोलन है जी? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत है जनवरी 1921 में खिलाफत आंदोलन के साथ शुरुआत होती है। और शहरों में आंदोलन है कैसे फैला, किस तरह इसका उजागर हुआ शहरों में। तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। जो असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है यह होती है शहरी मध्यम वर्ग से शुरुआत इसकी होती है। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण जो विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज छोड़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हेडमास्टर साहब जी शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। जो हेडमास्टर थे, शिक्षक थे, उन्होंने भी इस्तीफे सौंप दिए और इस असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी की। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मुकदमे लड़ना किसने बंद कर दिया? वकीलों ने। फिर क्या है, वकील भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर है और भी ज्यादा नाटकीय रहा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। जो विदेशी वस्तु है उनको बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया था। ये असहयोग आंदोलन में ये बातें हैं सामने आई हमारे। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगी। विदेशी जो कपड़े थे उनको है होलियां जाने लगी, मतलब कि उनको है विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगा था। 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया, क्योंकि विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? बहिष्कार किया जा रहा था। तो क्या उनका जो आयात था जो है वो बहुत ही आधा रह गया था। 50% है वो ये आयात है विदेशी वस्तुओं का हमारे भारत में रह गया था।
उसकी कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई थी, क्योंकि 50% है वो नुकसान हो रहा था विदेशियों को, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। क्या थे जो व्यापारी थे, पहले क्या होता था, विदेशी वस्तुओं को मंगवाया जाता था, परंतु ऐसे आंदोलन के बाद विदेशी वस्तुओं को तो बहिष्कार हो रहा था, इसलिए जो व्यापारी थे उन्होंने पैसा लगाना बना कर दिया, क्योंकि अगर पैसा लगाया जा रहा है, सामान भी लाया जा रहा है, परंतु विदेशी वस्तु को कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि 50% का लॉस हो रहा था, 50% अब वो नुकसान हो रहा था विदेशी वस्तुओं में, क्योंकि लोगों ने उनको खरीदना बंद कर दिया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, होलियां जलाई जाने लगी, क्योंकि विदेशी कपड़ों से भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पाद भी बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। एक समय आया उसके बाद ये आंदोलन क्या है, धीमा पड़ने लगा था। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। खादी जो कपड़ा है मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले क्या था, प्राय महंगा होता था। गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। ब्रिटिश संस्थानों के जो बहिष्कार से है ये समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, कि आंदोलन की अगर कामयाबी करनी है तो वैकल्पिक है भारतीय जो संस्थान है उसकी स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी और इसके फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। जो विद्यार्थी है, शिक्षक है, वो क्या बहिष्कार करके वो उन्होंने कॉलेज और स्कूल को छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हुए। वही शिक्षक और हेडमास्टर और बच्चे हैं वो क्या वापस स्कूलों में जाने लगे। वकीलों ने जो है केस लड़ना बंद कर दिया, मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, वो भी दोबारा है सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे थे। इस प्रकार से जो है ये आंदोलन है धीरे धीरे धीमा होता गया और एक कंडीशन आई कि ये आंदोलन है बिल्कुल ठप हो गया था। हमारा एक है कि पिकेटिंग क्या होती है, कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। अब हमारा पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हुआ। शहरों से बढ़कर ऐसे आंदोलन क्या है, जो देहात है वो गांवों में फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष में भी इस आंदोलन में समा गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध में कौन है जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, तो रामचंद्र। कौन कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसका नेतृत्व कर रहे थे, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले कहाँ थे, फिजी में क्या थे, एक मजदूर थे। फिजी में जो है मजदूरों को क्या कहा जाता, गिरमिटिया। क्या कहा जाता, गिरमिटिया कहा जाता था। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और इन मजदूरों को क्या नाम दिया जाता था, गिरमिटिया मजदूर नाम दिया जाता था। उनका आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। कि अवध में एक सन्यासी विद्रोह किसान थे, वो एक विद्रोह कर रहे थे किसान। वो कौन थे, कि बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र ये पहले कहाँ के मजदूर थे, फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। और ये है जो आंदोलन चल कर रहे थे वो किनके खिलाफ कर रहे थे, तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ कर रहे थे। फिर नेक्स्ट है कि जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से रहेगा कि जो अवध में है किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे,
कि बाबा रामचंद्र। कौन जी? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक पहले कहाँ के गिरमिटिया मजदूर थे? फिजी में थे। और आंदोलन किन के खिलाफ कर रहे थे? ये तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। जो तालुक और जमींदार है वो किसानों से क्या करते थे? बाहरी भरकम लगान वसूलते थे और तरह तरह के कर भी, टैक्स है वो भी लिया करते थे। उनके खिलाफ है बाबा रामचंद्र ने ये आंदोलन चलाया था। किसानों को क्या है? बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया। तो कोई भी जो जमीन है ठेके पे, पट्टे का मतलब होता है ठेका लेना। जो ठेके पर जो जमीन ली जाती थी वो क्या थी? हर बार उनको जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे संस्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी नाई धोबी बंद का फैसला लिया। कब की बात है? जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध की गांव का दौरा किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा कब किया था? 1920 में किया था। अवध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? किसान श्री बाबा रामचंद्र, जो पहले क्या थे? फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। गांव वाले से बातचीत की, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाबा रामचंद्र था कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया। महीने भर में इस पूरे इलाके में गांव की संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब ऐसे हुआ आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध की किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन से ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। सन 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे थे, क्योंकि तालुकदार और व्यापारी क्या थे? भारी भरकम लगान वसूल करते थे। इसके कारण उनका विरोध हुआ और हमले होने लगे उनके ऊपर। बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे संस्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे, लेकिन गांधी जी को ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ी है? आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियाँ में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी और अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलवान के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका परंपरागत अधिकारी जो छीने जा रहे हैं। सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया। लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्ति हैं। बहुवैश्विक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व में चमत्कार विद्रोही को विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। क्या थे? जो चमत्कृत है, विद्रोहियों का विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महात्मा के गुण गाते हैं। उनका कहना था कि ऐसे वो आंदोलन से प्रेरित है, उन्हें लोगों को खादी पहने था शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बड़े बल प्रयोग के जरिए ही आज़ादी हो सकता है। गुडैम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। स्वराज प्राप्ति के लिए कौन सा युद्ध चलाया था? गुरिल्ला युद्ध। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच में लोक नायक बन चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है बागानों में स्वराज। कि महात्मा गांधी ने विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ ली थी।
कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी कि असम के बागानी मजदूरों के लिए आबादी का मतलब ये है था कि उन्हें चार दीवारों से चाहे जहाँ भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जिनमें उनको बंद करके रखा गया था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि अपने गांव में संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, कौन सा इमिग्रेशन एक्ट है? 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। किस जो एक्ट था उसके तहत मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं थी? वो था 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना था। हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उन्हें बगान छोड़ दिए, अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी जी राज आ रहा है, अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, फिर उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उनके लिए ऐसे युग का घोतक है जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भावनात्मक स्तर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे, वो इस आंदोलन के कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे। वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते हैं जो इनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। क्या था? इलाके तक ही सीमित नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम डिस्कशन करेंगे। हमारा पॉइंट रहेगा कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिनांक है कि 1918 से 1919 के बीच में है। बाबा रामचंद्र जो उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित इकट्ठा करते हैं। अप्रैल 1919 में क्या होता है? रोल्ट एक्ट के खिलाफ, रोल्ट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? अप्रैल 1919 में होता है। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? तो हम कहेंगे जी 1921 में होता है। कब होता है जी? 1921 में होता है। फरवरी 1922 में क्या होता है? एक बात आती है कि असहयोग आंदोलन वापस कब लिया जाता है? तो फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया जाता है? कि चौराचारी की घटना के कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। मई 1924 में अलौरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त। और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। कि पूर्ण स्वराज की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1929 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर हुई थी। और कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। जो एसोसिएशन की स्थापना है कब की गई थी? अखिल की, वो की गई थी 1930 में। मार्च 1930 में ही क्या हुआ था? मार्च 1930 में दांडी यात्रा हुई थी। क्या हुई थी? दांडी यात्रा हुई थी। दांडी यात्रा मार्च 1930 में। दांडी मार्च यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। जनवरी 1928 में। जनवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। ये बारडोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बारडोली किसके नाम से जाना जाता है? सत्याग्रह के नाम से। गुजरात में जो बारडोली का जो नेतृत्व है आंदोलन का, किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आंदोलन है
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किया गया था, बारडोली में। ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से प्राप्त हुआ, जिसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति भी प्राप्त हुई थी। बेकार क्या होता है? बेकार होता है बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, कि बिना किसी है पारिश्रमिक के काम करवाना बेकार होता है। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी है, गयाना है, वेस्ट इंडीज है स्थानों पर ले जाया जाता था। 3 जगह है वहाँ ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा था। ये एक एग्रीमेंट होता था, एक समझौता होता था, एक अनुबंध होता था, इसके तहत ले जाया जाता। बाद में इसी एग्रीमेंट को मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पिकेटिंग क्या होती है, कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिससे लोग किसी दुकानों को, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे, ये हमारी पिकेटिंग होती है। तो दोस्तों, आज जो हमने भारत में राष्ट्रवाद है, इसके असहयोग आंदोलन के बारे हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। आज हमने देखा कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब होती है, जनवरी 1921 में पारित होता है ये अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन लागू होने के बाद है, इसमें शहरों में कैसे इसका प्रभाव पड़ा, ग्रामीण में कैसे इसका दौर आया, कल हम डिस्कशन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।